इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एम शाह हुसैन। आप वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं, साथ ही साथ इकोलॉजिस्ट भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन का, जिसने मुझे कुछ जानकारी साझा करने के लिए आम पब्लिक के लिए बुलाया, और मैं कोशिश करूँगा कि बड़े ही सरल शब्दों में मैं अपनी बात को रख सकूँ और लोगों को समझा सकूँ कि नेचर या पर्यावरण, एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी, क्योंकि हम उसके एक पार्ट हैं। डेफिनेटली मनुष्य या ह्यूमन बीइंग उसका एक पार्ट है और उसके बिना शायद नहीं रह सकता। आज हम इस फॉर्मेट में हैं दुनिया के अंदर, लेकिन अगर हम हज़ारों साल पहले की बात करें या लाखों साल पहले की बात करें तो शायद वो फॉर्मेट हमारा जो था बिल्कुल जंगल था और हम उसके अंदर रहा करते, उसका एक पार्ट था और उसी फॉर्मेट में हम रहा करते थे। लेकिन जब धरती अपना एक रास्ता तय करती रही और समय निकलता गया और हम सिविलाइज हुए, सभ्यताएं आई और उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें आईं, और हमने क्या कुर्बान किया? हमने कुर्बान किया जंगलों को, जानवरों को या वाइल्ड लैंड को कुर्बान किया। उस वाइल्ड लैंड को कुर्बान करने में हमने वाइल्ड लाइफ को भी किया। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ जानवर नहीं है, वाइल्ड प्लांट्स भी हैं। तो डॉक्टर हुसैन, आपने तो इस पे शोध किया है एंड यूर एन अथॉरिटी ऑन दिस, लेकिन हर एक का जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है। तो ये आपने कब रियलाइज़ किया कि ये ही मेरा एक जीवन में मार्ग होगा, और कहाँ से इस खोज की, इस शोध की शुरुआत हुई? मैं अपने बचपन की क्लास में था, 8th क्लास की बात है। तो मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई 12th तक की। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गया, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और MSc किया, PhD किया। तो 8th क्लास के बाद, पास आउट करने के बाद, पहले एक ट्रैकिंग ग्रुप चलता था केंद्रीय विद्यालय का। तो पूरी कंट्री से 240 बच्चे सेलेक्ट होते थे और उसमें 30-30 का एक बैच बनता था। तो स्कूल से प्रोग्राम आया कि भाई आप जो है ट्रैकिंग पे जाएं, पिंडारी ग्लेशियर, कुमाऊं हिमालयास। जी। तो मेरी जस्ट 13 साल की उम्र थी और मेरी जो एक रिहाइश जन्मस्थली मेरी है वो बनारस है, वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ, काशी का। तो घर से परमिशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम छुप करके नाव ले करके और नदी पे चले जाया करते थे। नदी के घाट के इस तरफ तो भीड़ हुआ करती थी, लेकिन हम उस पार जाया करते थे। नाव ली और चले गए और फिर कपड़े उतारे और खूब नहाया और जंगल आसपास होता था, घूमे फिरे। तो ये प्रकृति से लगाव था मेरा और उसमें मुझे मोटिवेट किया नदी ने और आसपास की जगहों ने। उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ 30 लोगों का, 30 बच्चों में, और उसमें मैं भी 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ स्कूल से हमारे। और फिर मैं 240 किलोमीटर की यात्रा पे 8 दिनों के लिए पैदल की यात्रा पे मैं, तो तभी से आपकी रुचि? तो उसके बाद मेरी रुचि जो हुई, तो नेचर से मैं प्रेरित हुआ। घर वाले मुझे मेडिकल में भेजना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी जो एक डेस्टिनी थी वो कहीं और थी। उस डेस्टिनी में फिर मैंने BSc ज़ूलॉजी किया, MSc वाइल्ड लाइफ किया और PhD वाइल्ड लाइफ में किया। लेकिन मैं अपनी रिसर्च में उसी जगह गया जहाँ पे मैं 8th क्लास में गया था। वाह, अच्छा। दिस वाज सेम प्लेस कि मैं उसी जगह पे गया जहाँ से 8th क्लास में मैं गया, तो वहीं मैं PhD करने भी गया उसी रूट्स को। मैं तो पहले वो फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट थी, जब मैं गया तो कलर हो चुकी थी। मेरा कहना, धरती तो हमेशा ही कलर्ड रही है, लेकिन कैमरा और सारे कलर्ड फॉर्म में आ गए। तो मैंने पुराने फोटो अपने रखे पिंडारी के और चाइना पीक के जो जगहें थी वहाँ पे, और फिर बाद में मैंने देखा तो बहुत कुछ अंतर था। तो उस अंतर को मैंने ये पाया कि टूरिस्ट कम थे, टूरिस्ट ज़्यादा हो गए, डेवलपमेंट हुए, विकास हुआ, और अगेन आपने जंगल और जानवरों को आपने सेक्रीफाइस किया। तो मेरी ये डेस्टिनी थी, आप कहिए कि मेरी रुचि और मेरी जो पूरा का पूरा एक जीवन जो निकलना था उसमें। डेफिनेटली इट इज ऑल डेस्टाइन्ड, ये लिखा ही हुआ था कि आप प्रकृति के लिए इतना काम करेंगे, और आपने कई सालों से, यू हैव डेडिकेटेड सो मेनी इयर्स इस फील्ड में। साइंटिफिक मेजर्स के थ्रू आपने हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को कैसे उसका बचाव किया है, इसके बारे में, इसकी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का क्या अर्थ है, हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आप सबसे पहले किसी जंगल को देखें, उस जंगल को देखें और फिर आप उस जंगल को काट दें, तो दोबारा जो रिवाइव करते हैं उसके ओरिजिनल स्टेट में, उसको ओरिजिनल इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कहते हैं। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ आपने पेड़ लगा दिए, उसमें आपको पक्षी भी चाहिए, तितलियां भी चाहिए, छोटे जानवर भी चाहिए, बड़े जानवर भी चाहिए। उसके लिए आपको हर लेयर पे जंगल लगाना पड़ेगा। आपको घास से लेकर के छोटी लेयर पौधों की होती है, एनिमल्स कहते हैं उनको, फिर श्रब लेयर झाड़ियाँ कहते हैं, फिर बीच के पौधे पेड़ कहते हैं, फिर ऊपर टॉप कैनोपी।
तो ये जो पूरा सिलेंड्रिकल मॉडल जो बनता है, ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का एक मॉडल है। और इसकी शुरुआत हमने दिल्ली में आज से 20-21 साल पहले करी थी, जैव विविधता उद्यान के नाम पे, जो एक दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग आज यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क शुरू हुआ था पहले, उसके बाद अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क शुरू हुआ, फिर तिलपत वैली, नीला हाउस और तुगलकाबाद। तो ये 7 जैव विविधता उद्यान जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के फॉर्म में काम कर रहे हैं, जो कि उस जगह पे जंगल नहीं था, जो आज जंगल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया है। और शायद दिल्ली की ये जगहें, जैव विविधता उद्यान ऐसी जगह है जो दोनों ही दिल्ली के लैंड फॉर्म्स हैं, रिवर यमुना और अरावली का जो पोर्शन दिल्ली का है, जो दिल्ली रिज कही जाती है, उसके लिए एक वर्किंग मॉडल है। राइट। जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो सर ऐसे में इन्वेसिव स्पीशीज़ जो होते हैं वो एक बड़ी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उनका कैसे करें, कहीं वो आक्रमण ना कर दें रेस्टोरेशन में, कहीं बाधक ना बन जाए। हम कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे उन सबको संतुलित रखते हुए आगे बढ़ते हैं रेस्टोरेशन की तरफ? इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मूल प्रजातियाँ आपके वहाँ की नहीं होती हैं। अच्छा। जिसको कि आप विदेशी प्रजातियों को ला के लगाते हैं कि वो सर्वाइवल उनका ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। और उनकी अपॉर्चुनिस्टिक एक अप्रोच होती है कि वो दूसरे पौधों को पनपने नहीं देते हैं। तो चूंकि पौधे ही सारा बेस है, चाहे वो घास हो, उसके खाने वाले हैं एनिमल्स, चाहे वो छोटी पत्तियां हो, चाहे वो ऊपर के पेड़ हों, तो जब तक कि वेजिटेशन नहीं होगा तब तक कि आपके जानवर नहीं वहाँ पर आएंगे उस तरीके के। लोकल रेजिडेंट बर्ड्स तो होंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन जो आपके जंगल के जानवर हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है वो हैबिटाट के साथ हुआ है, आइसोलेशन में नहीं है, एसोसिएशन में स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास दिल्ली की जो मूल प्रजातियां हैं जानवरों की वापस आ जाएं, तो आपको इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इन्वेजिव स्पीशीज लगी हुई हैं पहले की आपकी, जैसे विलायती कीकर है, ये लैंटाना है, ये लुसीनिया है, ये पौधे हमारे एक साउथ अमेरिकन स्पीशीज हैं जो रॉन्ग फॉरेस्ट्री ऑपरेशन के तहत लगाए गए। और आप इनको जब तक नहीं हटाएंगे तो शायद, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनका खाना मिलियंस ऑफ इवोल्यूशंस में आया है। हम स्विचर हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी एक रेंज है टॉलरेंस की। हम मैगी भी खा सकते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, जो हमारा खाना नहीं है, लेकिन हम खा रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो शायद अपने स्टेपल या मूल प्रजातियों को ही खाएंगे, तो वो अपनी इवोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कुत्ता, जैकॉल और हाइना, इन सब की एक वाइल्ड रेंज है। वो डॉग या कुत्ता और जैकॉल एक साथ कहीं इकोलॉजिकल निश में ओवरलैप कर सकते हैं जी। और कहीं हाइना और जैकॉल ये इकोलॉजिकल निश में मिल सकते हैं, लेकिन कुत्ता और हाइना ये दो एक साथ नहीं रह सकते। तो आपको इन्वेजिव स्पीशीज को इनके संतुलन को बनाने के लिए हटाना पड़ेगा। और अगर तो सर ये सब क्या जब अरावली पे आप काम कर रहे थे तो ये मुद्दे वहां पे भी सामने आए थे? ये मुद्दे जब हम अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में काम करने के लिए गए तो वो एक माइंड आउट एरिया है। माइनिंग के तहत हमने क्या किया कि जो नीचे की सॉइल थी वो सारी हमने डंप कर दी पूरी, और उस डंपिंग के बाद आपके सारे मटेरियल निकाले गए, सैंडस्टोन या माइका या बदरपुर सैंड कह लीजिए, और क्ले फॉर पॉटरीज के लिए। तो आपने जब डंपिंग करी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू सॉइल की जो होती है वो टॉप सॉइल पे ही होती है। उसके बाद वो सारे पौधे आना बंद हो गए, और उसके बाद एक रॉन्ग फॉरेस्ट्री ऑपरेशन हुआ, जो लगाया गया विलायती कीकर को, और उसमें ये पौधों ने क्या किया कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे पौधों को वो लाने नहीं देते हैं। तो हमने इनको ध्यान में रखा और इनको हमने पनपने नहीं दिया, मतलब उनके बीजों को निकाला, छोटे पौधों को निकाला, और उसके बाद मूल प्रजातियों के समूह को लगाया वहाँ पर, जिससे कि आज करीब करीब 500 एकड़ के जंगल के अंदर एक मूल प्रजातियों का जंगल है। उसमें 250-300 चिड़ियों की प्रजातियां हैं, 115 से 20 तितलियां हैं। ये दिल्ली की एक धरोहर हमने बनाया है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के थ्रू। जी हाँ, और साथ ही साथ नेचर में तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है, साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पे कैसे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाता है, इसके बारे में भी हमें कुछ पता है? देखिए, आज का जो दौर है या पूरी दुनिया आप कहिए वो अर्बनाइज हो रही है। बिल्कुल। आप दिल्ली का एग्जांपल लेके चलें तो 50 साल पहले दिल्ली में शायद गुड़गांव नहीं था, नोएडा नहीं था, ग्रेटर नोएडा नहीं था, फरीदाबाद नहीं था, और ये सब वाइल्ड लैंड थे, सारे में वाइल्ड लाइफ थी, बायोडाइवर्सिटी थी। लेकिन जब आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, तो शायद हमने तालाबों को, नदियों को,
जंगल के पैचेस को हमने सेक्रीफाइस किया, जिसकी बायोडाइवर्सिटी को सजोना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली ने उसकी एक शुरुआत करी थी जो जैव विविधता उद्यान के लिए। दिल्ली में भी बहुत विकास हुआ, आप कह लीजिए। दिल्ली की आबादी 25 लाख थी करीब 70-75 साल पहले, आज 2.5 करोड़ की आबादी हो चुकी है और 1 करोड़ व्हीकल साथ में शेयर करती हैं इस काम मुकाम। लैंड आपकी नहीं बढ़ी, लेकिन आपके जो स्पेसेस थे वो सेक्रीफाइस हुए। लेकिन जो बचे हुए स्पेस हैं उनको कैसे हम सजो सकें, कैसे हम अर्बन बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, उसका एक बड़ा उदाहरण है बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हमने डेवलप किया। तो साथ साथ में जो हमारे दिल्ली एनसीआर के भी जो सब सिटीज़ हैं उनके अंदर भी हमारे पास जो भी बचे कुछ तालाब हैं या हमारे छोटे पैचेस हैं उनको हम जंगल के फॉर्मेट में मूल प्रजातियों को लगाएं, जिससे कि हम अर्बन बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। सर, अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, ऐसी चिड़ियाएँ हैं जो धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब ऐसे में जैसे फॉर एग्जांपल फेजेंट, मोनाल जिसको हम कहते हैं, एक बड़ी एक सुंदर सा एक प्रजाति होती है, पक्षी होता है, लेकिन उसके लिए भी थ्रेट है हिमालयन रीजन में। उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, हिमालय एक बड़ी पतली सी रेंज है, बिल्कुल विड्थ में और लेंथ है, लेकिन विड्थ की बहुत बड़ी रेंज है जी। और इनके अंदर एंडेमिज्म है। मतलब वो जो पौधे हैं वो यहाँ नहीं हो सकते। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो यहाँ नहीं हो सकते, बहुत सारे हो भी सकते हैं जो नीचे के फुटहिल्स के अंदर हो पाते हैं। उसमें जो आपने फेजेंट की बात करी, उनकी एक बड़ी पतली रेंज है। अच्छा। उसमें सिर्फ 200-300 मीटर की रेंज में ही मोनाल रह सकता है, सटायर ट्रकोपैन रह सकता है, या गैलीफॉर्म्स रह सकते हैं, पार्ट्रिजेस और क्वेल्स रह सकते हैं। तो वो जो उनकी इकोलॉजिकल निश है, उस इकोलॉजिकल निश को आपको बचाना होगा। बिल्कुल। लेकिन विकास वहाँ पर भी हुआ, सड़कें वहाँ पे बनी, टूरिज्म वहाँ पर भी आया, लेकिन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप उनके हैबिटाट को समझें और उनको बचाएं। अदरवाइज आप सोचें कि मोनाल दिल्ली में आकर रह लेगा तो नहीं रह सकता। उसके लिए आपको जो पूरी की पूरी पतली सी रेंज है उसको आपको बचाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट हर जगह पर है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का फॉर्मेट हर जगह पर, चाहे हिमालय हो या नीचे हो या नदियाँ हो या तालाब हो, वो हर जगह पे अप्लाई होता है। जी हाँ, जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो यूजुअली हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, जो वेटलैंड्स है हमारे, जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं, इनको हम ध्यान नहीं देते, इनके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देते। इसके बारे में भी हमें कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। देखिए, हम सिर्फ जंगलों को ही एक समझते हैं कि ये एक जगह है जो हम बचाएं इसको। बाकी ग्रासलैंड, अरे यार ये तो मैदान है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ हम कर सकते हैं इसको। ऐसी वेटलैंड हमारे डंप यार्ड्स बने हुए हैं, लेकिन शायद 2 ही मीडियम लाइफ के हैं, एक पानी और दूसरी हवा। जी। हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, क्योंकि वो छोटे फॉर्मेट में होते, जैसे हम यमुना नदी को लें दिल्ली की, तो दिल्ली में लाइफलाइन है दिल्ली की पानी के लिए, और ये भी दूषित है। तो उस तरीके से हमारा जो वेस्टलैंड फॉर्म में हम समझते हैं इसको, शायद गवर्नमेंट को हमको इसको एक नॉन फॉरेस्ट नहीं समझ करके हम इसे फॉरेस्ट लैंड समझे और नेचुरल हेरिटेज के फॉर्म में इसको कंजर्व करें। जी। सर, आज हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे हम सभी ग्रसित हैं, लेकिन आम आदमी को लगता है ये तो वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये हम सभी की साझी जिम्मेदारी भी है। इसके लिए क्या ऐसे बेसिक कदम आम आदमी उठा सकता है जिससे हम अपने पर्यावरण को और संरक्षित रख सकें? देखिए, हम सभी इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इस्तेमाल करता है। तो एक आम आदमी भी सांस लेता है, जो बेसिक नीड है उसकी, साफ पानी, साफ हवा और कंट्रोल्ड टेम्परेचर। ये एक बेसिक नीड है किसी भी इंसान की या किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो सरकार का भी है, स्कूल के अंदर भी है, और कॉलोनीज के अंदर, RWAs के अंदर, ये सब सारी चीज़ें चलते हैं। और इनमें हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलें, पानी का संरक्षण है, या हम गंदगी को ना फैलाएं, अपने ड्रेनेज को हम ना ख़राब करें, जिसकी वजह से अच्छा जितने पौधे हम लगा सकते हैं वो हम लगाएं उसको लेकर के, या फिर जो पौधे लगाए गए हैं, चाहे वो स्ट्रिप प्लांटेशंस हों या जंगल के प्लांटेशंस हों, एटलीस्ट उसको हम आदर दें, रिस्पेक्ट दें, और हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि ये पौधा कल को बड़ा होगा तो साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल इवन आपको देगा। तो ट्री जो है गिवर है, वो टेकर नहीं है, वो गिवर है, और हर ऑर्गेनिज्म के लिए वो गिवर है, चाहे वो लकड़ी लें, फल लें, सांस लें, उसके लिए शेड लें, उससे आप पानी लें, उससे आप। तो जो हरियाली है और अवेयरनेस है, ये हमारी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी, हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए कोई वैज्ञानिक नहीं चाहिए, इसके लिए आम धारणा चाहिए कि आप उससे सीखें। आप कभी कभी जाके बाहर निकलें और देखें
कि हम जैसे दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं तो कैसा लग रहा है मुझे, क्या जरूरत एसी की है, क्या हमें जरूरत है कि हम पानी की बिस्लेरी के पानी को पिए? हम अपनी ज़रूरतों की वजह से पर्यावरण को दूषित ज़्यादा कर पाते हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे आपने कहा, प्रकृति बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं, माँ का स्वरूप मानते हैं कि जैसे माँ बिना किसी इच्छा के हमें सिर्फ देती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। आई थिंक प्रकृति भी उसी स्वरूप में हमको देखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ। इसके साथ आज हमारे साथ हमें इतना प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ग्रास रूट लेवल पे, अपने लेवल पे वो भी स्टेप्स, मेजर्स लेना स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज। थैंक यू। धन्यवाद।